नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो दिल्ली का जनादेश अब तय हो चुका है और जनता ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, किसके सिर पर दिल्ली की जनता ये ताज सजाने वाले। अब चलिए बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुख्यालय बुलाया गया है। शाम 4 बजे तक मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया। 5:30 बजे पीएम मोदी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी हो रही है। यह बड़ी खबर। 5:30 बजे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बीजेपी कार्यालय पहुंच सकते हैं। जीत के बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इसके पहले पीएम मोदी ने कहा कि विकास की जीत हुई। सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय के सामने अब जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली की अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और ये जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए और लगातार तमाम जो ऐसे दिग्गज हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली वासियों की सेवा में हमेशा समर्पित रहेंगे। दिल्ली के सभी भाई बहनों का अभिनंदन है। तो अब 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी मुख्यालय में देखी जा सकती है और इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार। तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करें, ऐसे सरकार के लिए ये दिल्ली के लोगों का दिखा है। वो ये तय हो गया है कि हरियाणा में जैसे लोग, महाराष्ट्र में जैसे लोग, अब मोदी जी अगर लिख के दे दिए संकल्प पत्र में, तो फिर दुनिया की कोई ताकत, एक था ना जो बोलता था इस जन्म में नहीं, अरे इसी जन्म में तो बार बार हारेगा और किसी के नजर से, वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा। अरविंद केजरीवाल, बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। दिल्ली की जनता ने जो विश्वास दिया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले अनेक सालों से दिल्ली के विकास में अनेक अड़चनें पैदा हुई थी।
मेरे डिपार्टमेंट से हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं और 35,000 करोड़ के नए काम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त और दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाना चाहते हैं और मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब दिल्ली की तस्वीर बदलेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। दिल्ली की जनता ने हमको जो जीत दिलाई है, मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद थी इस तरीके की जीत क्या भी प्रचार में कई हाँ, सभाएं की मैं आपने? करीब 10-12 सभाएं की थी। मुझे लगता था कि हम लोग सरकार आएगी, पर हमें अपेक्षा से भी अच्छी जीत मिली है। जनता ने विश्वास जताया, ये बहुत खुशी की बात है। तो अब आप देख रहे होंगे तमाम दिग्गजों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं और इस जीत का जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। और अब चलिए इसी पर अब हम खास चर्चा करेंगे। दिल्ली का जनादेश तय हो चुका है और दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि अब अगले 5 साल तक वो किसे अपने सरकार के तौर पर देखना चाहती है। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है राकेश सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही सचिन शर्मा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ स्टूडियो में खास चर्चा के लिए मौजूद है। आपका भी बहुत स्वागत है सर। और इनके साथ ही गोपाल तिवारी, जो कि कांग्रेस लीडर है, हमारे साथ स्टूडियो में इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत सचिन सर आपसे ही करना चाहूंगी और एक बड़ी ही मशहूर शायरी के साथ, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल के हम लगातार जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है जो हम देख रहे थे और अपने आप को देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता के तौर पर वो कहते हुए लगातार इस दिल्ली चुनाव के दरमियान नजर आ रहे थे कि ये उधर वो हाथों के पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। और बस आज यही तस्वीर हमने देखी, जिस तरह से लगातार बयानबाजी हो रही थी चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान और कहा जा रहा था कि एक बार फिर से हम धूल चटाएंगे बीजेपी को और एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होंगे। शीला दीक्षित से बड़ी जीत दर्ज कराई थी केजरीवाल ने, लेकिन अब उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सर, सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो वो कौन से अहम मुद्दे थे जिसे इस दौरान बीजेपी ने खूब भुनाया और अब बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कराती हुई नजर आई है? गरिमा, जैसे आपने बोला कि आपने एक शेर से स्टार्ट किया, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी को ये लगने लगा था कि वो दिल्ली के मालिक हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता ने उनको इस बात का एहसास दिलाया है कि वो मालिक नहीं हैं, वो किराएदार हैं। जब तक वो अपना किराया देते रहेंगे, सरकार में रहेंगे, सत्ता में रहेंगे, जिस दिन वो अपना काम करना बंद कर देंगे उनको सत्ता से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि किन मुद्दों के ऊपर भाजपा ने इस चुनाव को अपने लिए फेवरेबल बनाया। देखिए, पिछले 10 से 12 साल में अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति चमकी, वो इसी बात पे चमकी कि हम ईमानदारी की सरकार चलाएंगे। वो अपने लिए एक विश्वास बनाया उन्होंने जनता के प्रति कि मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं सरकार जो चलाऊँगा ईमानदारी से चलाऊँगा, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाऊँगा, मैं शीला दीक्षित जी को जेल भेज दूंगा, मैं अन्य कांग्रेसी नेताओं को जेल भेज दूंगा। और इसी को करके उन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया। लेकिन आप देखिए, विडंबना ये है कि आज 10 साल बाद जो व्यक्ति राजनीति में आया कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, आज वो ही करप्शन के चार्जेस में फंसा हुआ है। चाहे वो आप शराब घोटाला लें, चाहे आप और भी बहुत सारे घोटाले किए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी सरकार है, उनका काम जो हर बार बोलते थे कि हमारा काम बोलता है, उन्होंने हजारों करोड़ों रुपए अपने एडवर्टाइजिंग में लगाए, अपनी मार्केटिंग में लगाए। शायद अगर वो इस पैसे को सरकार के, देश की या जनता की या दिल्ली की जनता के लिए लगाते तो शायद आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की, ये नहीं होती। निश्चित तौर पर सर, जिस तरह से आपने एक विश्लेषण किया और यकीनी तौर पर मान सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता भी जो हैं हमारे साथ में मौजूद है। प्रशांत जी, सर अब बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। और अब मंथन का दौर, क्योंकि जिस तरह से लगातार जीत के तमाम बड़े दावे किए जा रहे थे और जीत नहीं हो पाई है, केजरीवाल को भी उनकी सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। करते हैं और दिल्ली की जनता बात करते हैं हम कि उन्होंने हमें जो एक विपक्ष के रूप में मौका दिया है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का मौका दिया है, तो मैं निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को भी ये विश्वास दिलाना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, तमाम नेताओं की तरफ से,
कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का एक जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो दिल्ली को दिया, जिसकी चर्चा विश्व भर में हुई, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उस पर निरंतर आगे डेवलपमेंट हो, ये हम सारी चीज सुनिश्चित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि वो इससे और बेहतर चीजें करेंगे दिल्ली वालों के लिए, और इसके साथ मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। आकलन होगा, बहुत सारी चीजें विचार विमर्श होगा, ये बात के मुद्दे। फिलहाल एक पार्टी जो है जीत मिली है, तो उसको मैं उनको बधाई देता हूं बहुत सारी। मेरी हार विचित्र, सौरभ भारद्वाज जी इस तरह की बातें कह रहे हैं। नहीं देखिए, क्योंकि वहां हर बार यही था कि जो भी जो आकलन थे जमीन पर, सौरभ भारद्वाज जी जो बहुत अच्छे मार्जिन से कोई भी सर्वे रहा हो, सबने ये दिखाया, और जमीनी लेवल पे भी उन्होंने दिखाया। तो निश्चित रूप से कोई भी हार होती है तो उतनी आसान नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे, उसका आकलन भी होगा। लेकिन फिलहाल तो मैं यही याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली राज्य को पूर्ण राज्य बनाने का जो कहीं ना कहीं वादा भाजपा ने भी किया था, तो उम्मीद करता हूं कि अब डबल इंजन आ गई है, तो सबसे पहला ये जो काम करेंगे वो दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। आप लोग वादे याद दिलाएंगे, ठीक है? आपके पास फिर से लौटूंगी। इन्होंने एक वादा और किया था, इन्होंने कहा था कि हम जो है दिल्ली में इसके साथ साथ में पूर्ण राज्य तो बनाएंगे, तो शासन लेके आएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर पर दिल्ली में इनके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, तो डबल इंजन आ गया, तो देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा ही बनाएंगे, या फिर दिल्ली को भी मणिपुर की तर्ज पर आगे बढ़ाएंगे। ये देखने लायक दिलचस्प होगा। तो बड़ा एक दिलचस्प एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि दिलचस्प देखना ये भी होगा कि जिस दर से पिछले 5-6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकारों ने सरकारी स्कूलों पर, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में 57,000 लगभग सरकारी स्कूलों पर ताला लगाया, क्या ये दिल्ली में यही ताला लगाने जा रहे हैं? ऐसा हालांकि हम होने नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है आगे देखना दिलचस्प होंगी, तो देखते हैं आगे क्या करेंगे, ये किस तरीके से करेंगे, हमारी पूरी नजर होगी। ठीक है, फिलहाल तो मंथन का दौर है, आज मंथन का भी दिन है। प्रशांत जी, ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ राकेश जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। अब राकेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, तमाम बड़ी बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से इस चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कही जा रही थी। बीजेपी की वो कौन से अहम मुद्दे थे? क्योंकि तमाम जिस तरह से हमने देखा, और यही वो नेता है जो इस चुनावी प्रचार प्रसार में खूब आगे आ रहे थे आम आदमी पार्टी के, जो शराब नीति घोटाला मामले में, कथित शराब नीति घोटाला मामले में जेल के अंदर थे और अभी बेल पे बाहर हैं। और वही उन्हीं नेताओं को हम देख रहे हैं कि हारते हुए, यानी कि दिल्ली की जो जनता है वो जो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो अलग अलग ट्रेंड सेट किया था दिल्ली की जनता ने, उसने अब यकीनी तौर पर काफी कुछ बदलाव किया है। यानी कि जनता अब कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा हकीकत पर भरोसा करने लगी है। इससे क्या समझा जाए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जनता, दिल्ली की जनता ऐसे भी बहुत समझदार रही है। इसलिए देखेंगे कि थोड़े थोड़े दिनों में वो अलग अलग वोट करती हैं, विधानसभा में अलग करती हैं, लोकसभा में अलग, एमसीडी में अलग, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अभी अगर आप ये देखें कि भाजपा ने क्या किया, भाजपा पहले क्या करती थी कि इन फ्रीवीज की जो बात होती थी, इस पर कटाक्ष किया जाता था कि अरे दिल्ली के लोग वो तो मुफ्त का लेके और वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार भाजपा ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी को चेंज किया। इन्होंने भी बोला कि नहीं, ये उस पे ये कटाक्ष नहीं करके इन्होंने बोला हम भी देंगे, है ना। आप देखेंगी तो ये बढ़ चढ़ उनसे एक बोले कि वो जो देंगे हम उनसे एक कदम आगे देंगे, ठीक है। एक तो ये हुआ, और इन्होंने जो और खास करके इन्होंने क्या किया, इनके जो दोहरा चरित्र इनका जो है उजागर किया। अब आप देखेंगे कि ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये इसका जो जन्म हुआ है वो एक आंदोलन से हुआ है, और ये पार्टी बड़े आशाओं की पार्टी थी, लोगों की आशाएं थी, इसमें से लोग जुड़ के, ये किसी ऐसा नहीं था कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने पैसे लगा के बनाया है इस पार्टी को, ऐसा नहीं हुआ था। इसको छोटे छोटे लोगों ने चंदा दे के, हमें याद है जब शुरुआत हुआ था, छोटे छोटे लोग आए थे, अपना तनख्वाह छोड़ जमा कर रहे थे, अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, पोस्टर्स लगाते थे। तो ये इसमें, और उससे क्या हुआ कि इसी के लिए अगर देखेंगे कि इस पार्टी का नाम आम आदमी क्यों रखा गया, क्योंकि ये इसके पीछे भी बड़ा अच्छा लॉजिक है कि आम आदमी बहुत खास आदमी बन गया, है ना। आप देखिए कि झाड़ू, सिंबल झाड़ू क्यों रखा गया, क्योंकि लोग कनेक्ट कर पाए। लेकिन आप देखिए तो वो झाड़ू जो है वो कहाँ है, अब एक खास आदमी एक बहुत बड़ा महल बनता है और उसमें झाड़ू तो है ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो साफ होता है वो घर, उसमें झाड़ू का कोई जगह ही नहीं है। तो ये जो आप मूल्यों से जब आप हटते हैं,
जब मूल्यों से हटे तो ये जनता को ये कहीं ना कहीं, और ये अनर्गल बातें कहीं ना कहीं कि जहर दे देंगे, हमारे खतरा है, हमारे लोगों पे खतरा है, फलाना ढिमका, बहुत तरह की चीज़ें चलता रहा, जो ये जनता समझ गई कि ये कहीं ना कहीं हमें मूर्ख बनाने की बात हो रही है, कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। भाई काम नहीं करने दिया जा रहा है तो ये कब तक चलेगा, कब तक? तो लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, आपको काम करने नहीं दिया जा रहा, कौन जो नहीं काम करने दे रहा है हम उसी को लाते हैं। वो तो नहीं कह पाएगा ना कल को कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, वो करेगा काम, उसके पास ये बहाना नहीं है। तो ये सारी चीज़, और ये इन चीज़ों को आप देखेंगे कि बीजेपी जो है ये बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज ढंग से इन्होंने ग्राउंड पे भी बहुत काम किया। लोग, इनके नेता आए बाहर दूसरे राज्यों से नेता आए, जैसे पूर्वांचल के नेता, मैंने ये देखा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इन्होंने बिहार से अपने एमपी बुला रखे थे और वो घर घर जा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, पूर्वांचलियों को समझा रहे थे। तो इस तरह से इन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। और वो उसके ठीक उलट ये क्या कर रहे थे, ये जस्ट इन्होंने सोचा कि बस हम वही करें कि झूठ फरेब अनर्गल बातें, ऐसी बातें कि भाई जहर की बातें, ये बातें वो बातें, सब ने आज कुछ भी छुपा हुआ नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों ने ये देखा कि भाई आप कहां से चले थे, क्या करने चले थे और क्या करने लगे। निश्चित तौर पर सर, शीश महल का जो मुद्दा था उसे भी बीजेपी ने खूब बुनाया और ये कहीं ना कहीं ये कारगर भी साबित हुआ। आपके पास फिर से लौटूंगे, हमारे साथ गोपाल तिवारी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं मौजूद है स्टूडियो में। सर, मंथन का दौर है क्योंकि इस बार भी खाता नहीं खुल पाया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव से कुछ वक्त पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस को सिरे से नकारने का काम किया था और बताने का काम किया था कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। हरियाणा से लेकर दिल्ली के चुनाव होने तक और आज परिणाम आने तक वो लगातार कांग्रेस को इस तरीके से देख रहे थे जैसे मानो कि कांग्रेस अभी आज की पार्टी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। परिणाम क्या है, किस तरीके से हैं, वो सबके सामने है। हालांकि बीजेपी को जो जनमत मिला है हम सब उसका सम्मान करते हैं, दिल्ली की जनता के द्वारा दिए गए मत का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मत जो मिला है बीजेपी को, ये आम आदमी पार्टी के विरोध में मिला है, खिलाफ में मिला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी की मैं दिल्ली के चुनाव में कई सारी सीटों पर गया, आप अंदर जब विधानसभाओं के कई मोहल्लों में जब आप घुसते थे तो स्थिति देख करके स्पष्ट दिखाई देता था कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल में दिल्ली को कहां से कहां पहुंचा दिया है। 15 साल तक शीला दीक्षित ने जिस दिल्ली को बहुत शानदार तरीके से बनाया था, संवारा था, उसको मेंटेन तक नहीं कर पाए, आगे बढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। और रही बात हरियाणा में जब चुनाव चल रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने ही आगे बढ़कर के इंडिया अलायंस से अलग होने की बात कही थी, अनर्गल तरीके के आरोप लगाने उन्होंने शुरू किए थे। और दिल्ली में आज कांग्रेस तकरीबन 20 सीटों चुनाव लड़ी है, जहां 15% से ज्यादा हम वोट शेयर लेकर के गए, कई सीटों पर 20% से ज्यादा लेकर के गए। अगर ये हमारे साथ चुनाव मिलकर के लड़े होते तो शायद आज परिणाम कुछ और होता, लेकिन इनके अहंकार की वजह से और इनको लगता था कि हम कोई भी योजना अनाउंस कर देंगे, कोई भी फ्री की रेवड़ी बांट देंगे, फिर से हम जनता को बरगला लेंगे। जब इन्होंने 2100 रुपए का झुंझुना दिल्ली की जनता को पकड़ाने का काम किया, उसी समय पंजाब से कई सारी महिलाएं दिल्ली आई थी जिन्होंने कहा कि आपने हमको 1000 रुपए देने का वादा किया था, वो तो आज तक आपने दिए नहीं। और ये 2100 रुपए, आप 10 साल सत्ता में थे, सरकार में थे, तब आपने ये वादा क्यों नहीं किया? आज जब चुनाव है, चुनाव के 15 दिन पहले आप ये 2100 रुपए देने की बात क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ आज के 10 साल पहले सत्ता में आई थी, जो उम्मीदें देश की राजनीति में, इनके पार्टी में, इनके नेताओं में देखी गई थी, जनता ने इन पे जो उम्मीदें अपनी लगाई थी, उन सारी उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतरे और लगातार झूठ बोलते रहे। निश्चित तौर पर सर, और कांग्रेस भी यकीनी तौर पर कहीं से भी जनता की जो उम्मीदें थी उस पर खरी नहीं उतरी है और आप लोग भी इस पर यकीनी तौर पर भरोसा करते ही होंगे। आपके पास फिर से लौटूंगी और हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है विश्वेंद्र कुमार, उनके पास भी मैं एक बार फिर से जाऊंगी, लेकिन इसी बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दिल्ली का जनादेश अब लगभग तय हो चुका है, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि अब दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, दिल्ली की सत्ता की चाबी किसके हाथ में पहुंचने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:30 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और इन सबके बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। माँ गंगा, माँ यमुना की कृपा है, संगम का ये किनारा है, माँ तीर्थों में तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ कुंभ स्नान पे स्नान का जो आनंद है
ये कई जन्मों के पुण्य के वादे था। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को उनके सबकी बेहतरी के कल्याण के लिए, खास करके युवा मित्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध हो, जीवन खुशहाल हो। उन्होंने कहा कि हमें ये जनादेश स्वीकार है, गलत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। और आप अभी सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव को, जिन्होंने इस बड़ी जीत पर पूरे दिल्ली वासियों को बधाइयां दी हैं। और साथ ही साथ दिल्ली चुनाव नतीजों पर पीएम मोदी का भी पोस्ट सामने आया। तो अब लगातार देखा जा रहा है कि तमाम दिग्गज नेता जो हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता से हमारे सहयोगी बसंत शर्मा ने खास बातचीत की है, सुनिए। आदेश गुप्ता जी हमारे साथ है। सर, प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। आज 26 सालों के बाद बीजेपी सरकार में आई है और इसकी पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियां और उनके गारंटी पर जाता है। दूसरी बात, दिल्ली की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और केजरीवाल की झूठे वादों को उन्होंने पूरी तरह नकार दिया है। और अब डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में होगी, तब हम दिल्ली को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जो कुशासन केजरीवाल ने, जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया था, उसको दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से धराशायी कर दिया। क्या विजन रहेगा सर दिल्ली को लेकर? दिल्ली की जनता अब आपदा से मुक्त हो गई है, अब विकास की राह चल रही है और ये विकास की राह दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाएगी। ये विकास की राह दिल्ली में यमुना सफाई करेगी। ये विकास की राह के अंदर गरीब और झुग्गी वासियों को पक्का मकान दिलाएगी। ये विकास की राह दिल्ली के अंदर जो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग को ये एक संतोष की राहत जो मिल रही है, जो आज उनके चेहरे पर खुशी देख रहे हैं, वो वास्तव में मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी की विश्वास है। सर, अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, ईवीएम को लेकर बात कही गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब जब हार गए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस तरह की बातें केजरीवाल पहले भी करते रहे हैं और जनता ने उन्हें बता दिया, उनको आईना दिखा दिया है कि वो कहां पर हैं। आज जो उन्होंने जो वादे किए थे उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने शराब घोटाला किया, उन्होंने जल बोर्ड घोटाला किया, उन्होंने दवाइयों में घोटाला किया। कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें घोटाला नहीं किया है। उसी के लिए जनता जनार्दन ने आज उन्हें ठिकाने लगाया है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर हमारे दिल्ली के लिए विकास का रास्ता खोला। जश्न का माहौल है सर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस समय। इस दिल्ली की गूंज बिहार इलेक्शन तक जाएगी क्या? दिल्ली की गूंज बिहार ही नहीं पूरे देश में जाएगी और हमेशा दिल्ली की आवाज पूरे देश में जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज दिल्ली की जनता भी खुश है, दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता भी खुश हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे देश के कार्यकर्ता खुश हैं, क्योंकि 26 साल के बाद ये मौका आया है। राम जी को भी 14 साल का वनवास मिला था, महाभारत में पांडवों को 12 साल का मिला था। हमारे दोनों वनवास खत्म हो गए और भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में आई है तो दिल्ली विकास की राह पकड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए थे आदेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी इकाई के। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हो चुका है, आपदा जा चुकी है, भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण मिश्रा के साथ मैं बसंत शर्मा, जनतंत्र टीवी, न्यू दिल्ली। तब आप देखिए लोगों के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल, आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। एक हाथ में बीजेपी का ये झंडा और ये जश्न का माहौल पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है। अब चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों हैं हमारे साथ विश्वेंद्र कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही नीता वाजपेयी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, नेता है बीजेपी की। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। और विश्वेंद्र सर, सीधा आपका रुख करूंगी कि अब देखिए जिस तरह से जो जनता है उसने ये तय कर दिया है कि दिल्ली की सत्ता की चाबी अब वो किसके हाथ में सौंपने वाली है। तमाम सर्कमस्टेंसेस अलग अलग बनते नजर आ रहे थे और जो लीडर्स हैं
तमाम वो अलग अलग कह रहे थे। जब हमने देखा 2021 में जब शराब नीति दिल्ली में आई, उसके बाद ही हमने ये भी देखा कि ईडी और सीबीआई लग गई इन लीडर्स के पीछे, और इस कथित शराब नीति घोटाला मामले में जो तमाम दिल्ली के सीनियर लीडर्स थे वो जेल के अंदर चले गए, बेल पर बाहर हैं, चुनावी प्रचार प्रसार करते हुए खूब नजर आए, अपने आप को ईमानदार नेता कहते हुए, बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस पूरे चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान नजर आ रहे थे। साथ ही जो पोस्टर वार था, हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरह के हमले किए जा रहे थे इस पोस्टर वॉर के जरिए, लेकिन कहीं से भी जमीन पर इसका असर नजर नहीं आया। सर, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, सबसे पहले इसका जिक्र कीजिएगा, जिससे केजरीवाल को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है? देखो गरिमा जी, कई फैक्टर थे जिसमें मैं बताऊं 10 एक पॉइंट बता सकता हूं मैं आपको। पानी, प्रदूषण और प्रशासन, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट थे। स्वच्छता, स्वास्थ्य और सड़क। दंगा हुआ दिल्ली में 2020 में, वो भी एक कारण था, और कोरोना भी एक कारण था। इन सबके एक महत्व थे, और उससे उन सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो टीम थी वीरेंद्र सचदेव जी के नेतृत्व में, और जो पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी दिल्ली के थे, उन्होंने पिछले 5 सालों में, जो पहले अध्यक्ष थे उनके द्वारा भी 5 सालों में लगातार जनता के साथ जुड़कर जनता के मुद्दे उठाए, जनता के साथ जुड़े, और वो आम आदमी पार्टी के जो भी मामले थे, जो गलती रह रही होगी, उनको उठाया, जनता के सामने लाए, तो जनता में एक विश्वास पैदा किया भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर सकती है और अच्छा शासन प्रशासन देगी। मैं यहाँ पर 10 बात कह रहा था आपको। पानी, आप सब जानते हैं पानी का विषय बड़ा गंभीर है। सच्चाई में स्वच्छ पानी नहीं है दिल्ली में, मानना पड़ेगा। प्रशासन, दिल्ली सचिवालय, किस प्रकार से चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी थे, किस प्रकार से कंट्रोल किया एलजी साहब, इधर सत्ता को जो केजरीवाल जी थे, बड़ी लड़ाई चलती रही। नरेश कुमार जी आए चीफ सेक्रेटरी, उस समय भी ये हालात रहे, अब धर्मेंद्र कुमार जी है, अब भी हालात है। तो प्रशासन की लड़ाई से जनता पीसी है। तो जनता चाहती थी कि प्रशासन ठीक और सिस्टमेटिक, मतलब प्रशासन तो ठीक था, लेकिन ये हमारी पिसाई ना हो, तो ये भी एक कारण था। प्रदूषण आप जानते ही है, बहुत बड़ा कारण था इसका। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दे लिए ना पिछले 5 सालों में, वो पकड़ करके एक मुद्दे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विंग है, महिला विंग है, महिला विंग घरों घरों में गई और महिलाओं के साथ, जैसे स्वाति मालीवाल के बीच में मामला हुआ था, आप सब जानते ही है, उसको उठाया, घर तक पहुंचाया, हर घर तक पहुंचाने का कोशिश की। किसानों के कई मुद्दे हुए हैं दिल्ली में, जो पानी, गंदा नाले का पानी है वो कई खेतों में जाता है, तो किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का विनोद सहरावत जी अध्यक्ष है, उन्होंने उठाया। दिल्ली देहात का मुद्दा उन्होंने उठाया, 40 दिन आंदोलन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के पास 40 दिन से ज़्यादा रात दिन आंदोलन किया, वो भी मुद्दा बना। देहात में वहाँ से मजबूती मिली। दंगा जब हुआ था ये मुस्तफाबाद क्षेत्र में, यानी कि नॉर्थ दिल्ली में या ओखला क्षेत्र में, वो भी एक कारण बना है, उससे भी जनता प्रभावित हुई थी। दोनों पक्ष बने हैं इसमें। तो ये कई कारण थे। भारतीय जनता पार्टी की टीम थी, चाहे झुग्गी झोपड़ी विंग हो, चाहे उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, उन्होंने बड़ी मजबूती से, हिम्मत से, शानदार तरीके से जनता के सामने वो चीज़ लाई कि भाई ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये चाहे शराब नीति हो जो आपने कहा, या शिक्षा के विषय में हो, वो जनता को एहसास कराया। और यहाँ पर एक फर्क होता गरिमा जी, कांग्रेस पार्टी 2013 से 14 में नहीं आ पाई थी लोकसभा भारत सरकार में, चूंकि वहाँ भी भ्रष्टाचार का मामला लगा था। उससे पहले कभी जब इंदिरा गांधी का विषय आया था, तब भी भ्रष्टाचार का विषय आया था, जिस कारण से सब परिवर्तन हो गया था। और ये भी भ्रष्टाचार का विषय विशेष था, चूंकि यहाँ पर ये जो पार्टी आई थी, आंदोलन से आई थी, ईमानदारी और आम आदमी के नाम से आई थी। ईमानदारी की बात यह थी, जनता चाहती ईमानदार लोग आए तो हमें काम सहयोग करना चाहिए। तो जनता ने सहयोग किया पहले, फिर 2015 में, फिर 2020 में, फिर तो वो उसको समय दिया, मौका दिया। लेकिन जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी ये लेके गई नहीं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, शराब नीति जो लेके आए, घर घर नज़दीक मोहल्लों में शराब की दुकानें खोल दी, तो वो जनता को बता पाई भारतीय जनता पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीत हुई है। और देखो, जहाँ ईमानदारी या घर मजबूत होता है, भारतीय जनता पार्टी के विषय में मानना पड़ेगा। देश में इस समय ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन चुनावी मोड में रहती है, और जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल, बाकी जो टीम है, सांसद, पदाधिकारी, वो सभी लोग, यानी शीर्ष नेतृत्व सर पूरी तरह से एड़ी चोटी का दम लगाते हुए हर चुनाव में नजर आते हैं, और दिल्ली चुनाव पर भी हमने पूरा फोकस देगा। सर, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी की नेत्री मौजूद है, नीता वाजपेयी मैम। सबसे पहले तो आपको इस बड़ी जीत की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस तरह से कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, और फल मिल गया है बीजेपी को। अगर अब हम बात करें, जैसे ही सत्ता में बीजेपी
बीजेपी काबिज होगी, वो कौन कौन सी 5 अगर महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं जिसे लेकर के बीजेपी आने वाली है? सबसे पहले इसका जिक्र कीजिएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की सभी जनता को हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप बाहर निकले और बढ़ चढ़ के आपने वोट किया, चाहे जिसे भी किया हो उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगी। और हमें विजयी बनाए, हमारे ऊपर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ है, आपने सुबह से सारे चैनल्स में चल रहा है, सभी ने कह दिया पहला हमारा टारगेट होगा यमुना जी को स्वच्छ करना। और जैसे अहमदाबाद में हमारा बना हुआ है वैसे ही यहाँ पे बनेगा। आप शाम को वहाँ वॉक के लिए जाएंगे, खाने पीने के लिए जाएंगे, नौका विहार के लिए जाएंगे। पहला टारगेट है। जल जो है हमारे जीवन का अमूल्य अंग है, वो वही अगर प्रदूषित है, वही घर तक नहीं पहुँच रहा है, उसके लिए आम जनता परेशान है, तो आम आदमी पार्टी किस काम की। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता की इतनी ज्यादा उनको भूख थी कि वो जेल में भी रहते हुए अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। दूसरी बात यह है कि वो बाहर आए, उन्होंने जनता से कहा, पब्लिकली कहा कि आप अगर हमें समझते हो दोषी तो हमें आप चुने, हमारी आम आदमी पार्टी को आप चुनोगे नहीं। जनता ने कहा आप दोषी हो, आपको हम नहीं चुनते हैं। आप अपनी सीट खो रहे हो, कट्टर ईमानदार अपने आप को खुद के कहते हुए भी आप अपनी सीट खो रहे हो। इससे बड़ा मैसेज जनता का कोई नहीं हो सकता। सभी जितने आपका शीर्ष नेतृत्व थे, सबने अपना अपना, केवल आतिशी जी को छोड़ के सबने, महिला होने के नाते शायद मैं इस सीट के लिए बोल सकती हूँ कि मे बी ये सीट उसी वजह से बची है, वरना आपके जो पार्टी की छवि है उसकी वजह से ये सीट भी चली जाती। केवल महिला होने के नाते शायद ये सीट बच गई है। तीसरी चीज ये है कि आप जिस चीज के लिए आए थे सत्ता में, जनता को जो आपने वादा किया था, जनता से जो आपने झूठ बोला था, कुछ भी नहीं पूरा किया इन 10 सालों में, 11 सालों में। क्या किया आपने? हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम यहाँ रहेंगे, हम बच्चों की कसम खाते हैं। ये सारे नाटक आपने जो प्रेजेंट किया जनता के सामने, जनता ने आपको दो बार टाइम दिया, लेकिन आपने उसको भली भांति निभाया नहीं। जश्न मनाइए। हम इतने विनम्रता से अगर जनादेश जनता के सामने दर कर रहे हैं तो आप भी जो है डे बाय डे आप झूठ बोलते रहे। जनता ने आपको कितना और क्यों, कितने अब तक आपको सर पे बिठाएगी। केंद्रीय जो भी राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं थी उनको आपने पहुंचने नहीं दिया। हमेशा एलजी से लड़ाई, सरकारी संस्थाओं पे ब्लेम, और एक छोटे बच्चे की तरह से नाटक करना कि मुझे कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, एक कोने में दुपक जाना, ये एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। और ये धीरे धीरे जनता आपके नस नस को पहचान गई। और दिल्ली जो कि पूरे हिंदुस्तान का दिल है, उसकी धड़कन पानी है, जल है, वायु है, सबको आपने करप्ट कर दिया। प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं मैम, लेकिन आपके पास प्रशांत जी आऊंगी। और इसके बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से नवाचार पर और हमारे जो नवोदित उदयमान देश के भविष्य हैं, उनको हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शन उनको मिले, उनकी सोच अच्छी हो, वो अच्छी दिशा में जाएं और अपने हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का भी विकास करें, अपने शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें और अपनी परीक्षाओं की तैयारियां, क्योंकि परीक्षाओं के समय में अधिकतर बच्चे हमारे तनाव में आ जाते हैं, अनेक प्रकार की जो टेंशन होती है उनको घेर लेती है। और ये जो परीक्षा पे चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसके कारण से बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ा है और परीक्षाओं को आसानी से वो लोग पहले से तैयारी कर लेते हैं और जिसके कारण से उनका तनाव भी दूर होता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। धन्यवाद। और महाकुंभ में वीआईपी लोगों का आना जारी है और अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। और इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। महाकुंभ पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, उन्होंने कहा कि संगम पर मां गंगा और मां यमुना का आशीर्वाद है। मैं यहां मध्य प्रदेश के लोगों, खासकर युवाओं की खुशहाली, बेरोजगारों के लिए रोजगार और हर वर्ग के सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सुनिए। गंगा माँ यमुना की कृपा है, संगम का ये किनारा है, माँ तीर्थों में तीर्थ, प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। ऐसे में यहाँ कुंभ स्नान पे स्नान का जो आनंद है ये कई जन्मों के पुण्य के बाद रहता। तो मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश वासियों को उनके सबकी बेहतरी के कल्याण के लिए, खास करके युवा मित्रों के लिए, बेरोजगारों के लिए
रोजगार उपलब्ध हो, जीवन खुशहाल हो, सभी प्रकार की श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन में मंगल ही मंगल हो, यही भावना से माँ गंगा। और चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करूंगे और प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, जिस तरह से आज बड़ी जीत और बीजेपी की और साथ ही अब मंथन का आप लोगों के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए तमाम कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस के बाद अब मंथन कीजिए। नहीं देखिए, मैं तो भाजपा की जो हमारी प्रवक्ता साथी बैठी हैं उनको बधाई देना चाह रहा हूं कि लड्डू बांटिए, जश्न मनाइए और तैयारी कीजिए। जो वादे आपने किए हमें उम्मीद है आप डिलीवर करेंगे। आपका बहुत पुराना वादा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, मुझे उम्मीद है आप उस दिशा में बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ेंगे तो आम आदमी पार्टी पीछे पड़ी रहेगी दिन रात। और सबसे बड़ी बात मैं तो यही कहूंगा कि आपको जो जनादेश मिला है उसका सम्मान की जो है आपको करना चाहिए, आप कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में आम आदमी पार्टी ने जो एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस स्थापित किया, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जिसका लोहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने माना, विश्व ने माना, और यहाँ से डेलीगेशन अमेरिका से जब लास्ट टाइम ट्रम्प ठीक है प्रशांत जी, अब बीजेपी तो अपनी तैयारी करके बड़ी जीत दर्ज कराई चुकी है, आगे की भी उनकी तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी होंगी। आपके पास फिर से आऊंगी और सचिन जी आपका रुख करना चाहूंगी कि अब केजरीवाल की अगर हम बात कर ले तो क्या अगला नेक्स्ट रोड मैप, अगली तैयारी क्या कुछ होती हुई नजर आएगी केजरीवाल की अगर हम बात करें तो, क्योंकि आज हार का सामना करना पड़ा है। ये मेरे को तो लगता है केजरीवाल जी को इतने सारे उनके ऊपर केसेस पड़े हुए हैं, अब उनको कोर्ट के चक्कर काट के अपने केसेस पे क्लियरेंस लेना होगा। बट मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार ने जो जो अपने फेलियर्स करे हैं, जो जो चीज़ें उन्होंने वादा किया था, जो नहीं किया, देखिए क्या होता है, कैमरे पे आके आप बोलते हैं कि हम चर्चा करेंगे, हम इस पे मंथन करेंगे, लेकिन अंदरूनी अगर आप अपनी आत्मा से पूछेंगे आपको सबको पता होता है कि आपने कहाँ पे चीज़ें गलत करी हैं, कहाँ पे चीज़ें आप अच्छी कर सकते थे, लेकिन आपने करी नहीं है। आपने शराब के अंदर आपने स्कैम किया, ये आपको पता है, आपको हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन आप अपनी आत्मा की आवाज़ को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। पूरी आम आदमी पार्टी को हर लेवल पे बैठ के, हर डिपार्टमेंट पे बैठ के ये देखना होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी गलत कहाँ हो गई। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने रिवर्स सेलिंग भी करी है, जैसे उन्होंने बोला कि भाई अगर हम ये नहीं करते तो आप हमें वोट मत दीजिएगा। अब उनको लगा कि लोग कहेंगे नहीं नहीं आपने काम अच्छा किया, हम आपको वोट देंगे, लेकिन पब्लिक ने ऐसे ही किया। पब्लिक ने कहा ठीक है आपने काम नहीं किया तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो आम आदमी पार्टी को अब इस बात का मंथन करना पड़ेगा कि जो जो वादे उन्होंने किए थे उन्होंने नहीं करे, अब अपनी पार्टी को आगे कैसे लेके जाना है। अब उनको पंजाब के बारे में सोचना पड़ेगा, अब उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि पंजाब की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ज्यादा चरमराया हुआ है इस टाइम। तो अब अपनी पार्टी को पंजाब में कैसे करना है, क्योंकि दिल्ली जो होती है वो पूरे हिंदुस्तान का एक एजेंडा सेट करती है। अभी तक क्या हो रहा था कि केजरीवाल जी जो होते थे हर चुनाव का एजेंडा सेट करते थे, लेकिन मुझे अब लगता है कि दिल्ली वासियों ने भाजपा को चुनकर एक बात क्लियर कर दी है कि अब भाजपा सारे एजेंडा सेट करेगी, यानी एक नया ट्रेंड सेटअप हो गया। क्योंकि जिस तरह से पहले थे दिल्ली में तस्वीरें, और अब इस बार काफी कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। सर आपके पास लौटूंगी मैं, और अब राकेश जी आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से अब देखिए बीजेपी ने सभी जो 10 जाट बाहुल्य सीटें थी उन्हें जीत ली, बीजेपी ने जो 46% गढ़ था आम आदमी पार्टी का वो ढहा दिया। किस तरह की तैयारियों की अगर हम बात करें तो किसने, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कोई कम तैयारी नहीं की थी, कोई कमतर नहीं था, लेकिन जो जनता है उसने किस आधार पर इस बार के चुनाव में यह तय किया कि बीजेपी को वो सत्ता की चाबी सौंप रही है? देखिए जनता, आप कहेंगे कि बीजेपी ने तो तैयारी करी, बिल्कुल करी। उससे ज्यादा क्या हुआ कि जो आम आदमी पार्टी ने जो नहीं करा उसका फायदा बीजेपी को मिला। ठीक है, अगर आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी के जो भी थे, इन्होंने माना कि हम नहीं कर पाए, बहाने बहुत ज़्यादा थे, तो जनता ने इन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया कि भाई आप इस कारण से नहीं कर पाए, एलजी के कारण नहीं कर पाए, कोरोना के कारण नहीं कर पाए, बहुत सारा इनका बहाना था कि नहीं कर। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भ्रष्टाचार, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रथ बना के आप उस पर बैठ के आए थे जनाब, और उसके बाद आप खुद ही भ्रष्टाचार में फंस गए, और आप ये लोगों को ये समझाने में नाकामयाब रहे कि ये दुरुपयोग है। आप यही बात हमेशा जब भी आप देखें तो उनका ये कहना था कि ये दुरुपयोग है, सेंट्रल दुरुपयोग ऐसे नहीं होता है जनाब, मैं वकील हूँ, दुरुपयोग सेंट्रल एजेंसी कर सकती है, कोर्ट नहीं करती है दुरुपयोग। जब ठीक है, जब एक पुलिस पकड़ के आप जब कोर्ट के पास लाती है। जी परवेश वर्मा अब क्या कुछ कहेंगे, आपको सुनाएंगे। और ये देखिए जश्न का माहौल, परवेश वर्मा, और अब से कुछ ही क्षणों बाद संबोधित करते हुए परवेश वर्मा भी नजर आएंगे। और
तो ये जश्न का माहौल आप देख पा रहे होंगे, ढोल नगाड़ों की आवाज आप सभी सुन पा रहे होंगे। दिल्ली वासियों ने ये तय कर दिया कि सत्ता की कुर्सी पर वो किसे बैठाना चाहती है और किससे जो सत्ता की जो चाबी है किसके हाथ से एक ही पल में छीन लेना चाहती है। और इसी बीच वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में अब चारों तरफ जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए, आतिशबाजी करते हुए, एक दूसरे को लड्डू मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी बसंत शर्मा जो कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर मौजूद है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें बसंत, जिस तरह से, क्योंकि आज बड़ी जीत बीजेपी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। अब से कुछ ही क्षणों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त पूरी दिल्ली में जश्न, किस तरह से बीजेपी कार्यालय में तस्वीरें, बसंत जरा दिखाइए। बिल्कुल गरिमा, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत राजधानी दिल्ली में दर्ज की है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर हमारी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी से कुछ ही देर के बाद यहां पर आएंगे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। जैसा कि हर बार जब विजय दर्ज करती है भारतीय जनता पार्टी तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखने को मिलता है। शाम 5 बजे का समय था, अभी फिलहाल किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अभी इंतजार प्रधानमंत्री का हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर में, कहूंगा लक्ष्मण अपने कैमरामैन से कि एक बार तस्वीरें दिखाइए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। अब ऐसे में एक जोश और उत्साह देखते ही बनता है क्योंकि एक बहुत प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर राजधानी दिल्ली में की है और इसका इंतजार 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को था, नेताओं को था। और आज वही क्षण है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से कर रही थी। अब ऐसे में गरिमा, बात अगर आज की जीत की जाए, ये जीत बहुत ज्यादा बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि बात अगर की जाए भारतीय जनता पार्टी 27 साल से इस क्षण का इंतजार कर रही थी, इस तस्वीर का इंतजार कर रही थी कि राजधानी दिल्ली में जीतने के बाद ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिले और आज वही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी अपने सामने साकार होते हुए देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत देखने को मिली है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, एक उत्साह, एक उमंग और साथ ही साथ जोश कितना हाई है। हम सुबह से कवरेज लगातार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर नजर भी आया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बेहद इंतजार रहा, एक जो वनवास था 27 वर्ष का वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है और अब राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब ऐसे में बात यहाँ पर सीएम फेस को उठ रही है कि सीएम फेस कौन होगा बीजेपी की तरफ से। हो सकता है कि जल्दी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया जाए और साथ ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात अगर करें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तो ये सस्पेंस लगातार बरकरार है अभी भी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र अगर करें, चाहे उसमें राजस्थान का जिक्र कर लिया जाए, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लिया जाए या फिर छत्तीसगढ़ का जिक्र ही क्यों ना कर लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक सरप्राइजिंग फैक्टर कैरी करते हुए सभी को चुकाया, हो सकता है कि यहाँ पर भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, जिसका सभी को इंतजार है। फिलहाल इंतजार भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और यह वही दृश्य है, वही तस्वीर है जिसकी परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी 27 सालों से कर रही थी और 27 सालों के बाद आज ये क्षण है भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और साथ ही साथ देश में और देश की राजधानी में इस समय आप कह सकते हैं कि देश में एनडीए की सरकार, राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये राष्ट्रीय कार्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये वो मंच है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरिमा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और साथ ही जिस तरीके की जीत बीजेपी ने दर्ज की अपने आप में बेहद ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले कुछ कार्यकाल के दौरान रही, पिछले 2 से 3 कार्यालय आम आदमी पार्टी के देखने को मिले, लेकिन अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। कुछ कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सर प्रचंड जीत हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें ये दिल्ली से जो काम जो केजरीवाल ने 10 साल से जितना नैरेटिव फैला रखा था, झूठ फैला रखा था, उसका पर्दाफाश हुआ है जी। आज भाजपा ने दिल्ली में जीतकर जितना काम किया है हम बहुत खुश हैं और केजरीवाल का एक जो ढोंग था,
जो झूठे वादे थे उसका पर्दाफाश हुआ है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में आज भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हर भाजपा का कार्यकर्ता गदगद है। मोदी जी का इंतजार हो रहा है बड़ी बेसब्री के साथ, मोदी जी का इंतजार। हम सुबह से खड़े हैं यहाँ, हम सुबह से खड़े हैं। मोदी जी जब आएंगे तो मोदी जी का स्वागत हो। देश में मोदी, दिल्ली में भी मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, आप देखना आने वाले वक्त में 6-8 महीने के अंदर आपको बदलाव दिल्ली में नजर आएंगे। एक और बात, क्योंकि देखिए जब भी किसी राज्य में जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की इस तरीके से संबोधन देखने को मिलता है, लेकिन दिल्ली की जीत के बाद ये संबोधन बेहद ज्यादा मायने रखता है। बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एक ऐसे नैरेटिव में फंसी हुई थी, एक इस मकड़ जाल में फंसी हुई थी, क्योंकि केजरीवाल ने इसको जकड़ लिया था। अभी आप खुद देखना जी, मीडिया के लोग देखेंगे कि 6-8 महीने में दिल्ली कायाकल्प हो जाएगी। हमने देखा, मेरी 56 साल की उम्र हो गई है, मैंने दिल्ली को उभरते हुए देखा, दिल्ली को डूबते हुए देखा। अब मैं इतना खुश हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, लेकिन मैं खुद भी आया हुआ हूँ यहाँ कि मैंने वोट दिया है इस बात पे कि इस आदमी से कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है। बस बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है बीजेपी की सरकार बन? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा, मेरा लड़का वहां गया था बाहरी दिल्ली में एक शादी में, तो वहाँ रोड वोड सब टूटी हुई थी। अरे ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम इसने नहीं किया। लेकिन अब आपको लग रहा है कि दिल्ली पूरे तरीके से, अब हमें लग रहा है, हमें उम्मीद है मोदी जी से या भाजपा गवर्नमेंट से आने वाले 5 साल, मतलब इस 5 साल में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, पानी की समस्या दूर होगी, बिजली की समस्या दूर होगी, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, मतलब हमें पूरी मिलाकर विकास होगा पूरा। हाँ, दिल्ली का विकास होगा। तो दिल्ली के विकास को लेकर जनता ने मतदान किया और अब राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। अभी फिलहाल गरिमा मैं आपको बताऊं, देखिए अभी कुछ ही देर के बाद जो है जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और एक संबोधन देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देखने को मिलेगा और अभी जेपी नड्डा जो है वो पहुंचने वाले हैं और अनाउंसमेंट हो चुकी है। कुछ ही देर में जेपी नड्डा जो है वो मंच पर होंगे, लेकिन उससे पहले एक जमावड़ा कार्यकर्ताओं का, लोगों का। फिर लौटूंगी और इसी तरह आप लगातार हम सभी तक अपडेट्स पहुंचाते रहिएगा। लगातार जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब चलिए एक बार फिर से इसे खास चर्चा का रुख कर लेते हैं और विश्वेंद्र सर, अब आपका रुख करना चाहूंगी और एक छोटा सा विश्लेषण आपसे कि राहुल की कांग्रेस दिल्ली में 0 थी और 0 ही रही, आपको हरवा दिया, लेकिन 14 सीटों पर आपकी हार का अंतर कांग्रेस के मिले वोट से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें जो है वो 37 हो सकती थी और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट कर रह जाती। यानी इसे साफ तौर पर माने कि बहुमत का जो आंकड़ा था वो 36 था, आपको नुकसान कांग्रेस की देन। गरिमा जी, बहुत ही अच्छा सवाल कहा कि आपने, ये गठबंधन की जीत है आज दिल्ली में और गठबंधन की हार भी है। किस प्रकार से आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ा है। जो नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनका सपोर्ट था, चिराग पासवान की पार्टी भी उनका सपोर्ट था, अनुप्रिया पटेल के सपोर्ट था और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, नॉर्थ दिल्ली में या ईस्ट दिल्ली में। राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी जिनकी पार्टी है, उनका भी सपोर्ट था, वो उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने चुनाव प्रचार किया, तो उनकी वजह से वोट मिली है। तो यहाँ गठबंधन की जीत हुई है और एक गठबंधन जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो वो हार हुई है। अगर वो गठबंधन आज किए होते तो निश्चित तौर पर आज परिणाम कुछ और भी हो सकते थे, वो गठबंधन जीतता और यहाँ यह बराबर की टक्कर हो जाती। इस गठबंधन का बड़ा फर्क पड़ा है, यहाँ गठबंधन नहीं हुआ कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो गठबंधन साथी है सबको प्रधानमंत्री मोदी जी साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत ही तरीके से मैंने देखा, अभी जब दिल्ली में चुनाव प्रचार हो रहा था तो ये अपना वीरेंद्र सचदेवा जी ने, जो बाकी साथी थे दूसरे गठबंधन के, एनडीए गठबंधन के, उनको साथ लिया, उनको आवाज़ लगाई, उनको बुलाया और उनको प्रचार करने का सहयोग किया और बुलाया, सहयोग करवाया और किया। तो उसका भी ये फल है। मैं छोटी घटना बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा उठ गया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कि पश्चिम का बेटा, मैं रोहतास नगर क्षेत्र की बात करता हूं, उन्होंने प्रचार किया, बड़े बड़े होर्डिंग लगे कि पश्चिम के रोहतास नगर क्षेत्र पर ही नहीं, बहुत सारी सीट पर पश्चिम के 70% लोग रहते हैं, 50% से ज़्यादा रहते हैं। ये मुद्दा उठा और उस मुद्दे पर चुनाव भी लड़ा। रोहतास नगर सीट पर विकास त्यागी के नाम से एक व्यक्ति जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, उसने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जो रहा रिजल्ट तो आ जाए आपके सामने, लेकिन वो मुद्दा बन गया था बहुत बड़ा। भारतीय जनता पार्टी
वीरेंद्र सचदेवा जी या राष्ट्रीय लोकदल के लोग मिले, उन्होंने वो माहौल को ठीक किया, अन्यथा बाकी सीटों पर प्रभाव दिखाई देता। वहाँ जितेंद्र महाजन जी आज जीत हुई है, वो संघर्षशील नेता है, लगातार जनता के बीच रहते हैं और उम्मीद करते हैं शायद बाकी क्षेत्र के जो उम्मीद है नेताओं की, ऐसे नेता को जितेंद्र महाजन से मंत्री बन सकते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो ये चीज़ गठबंधन की जीत हुई है और एक तरफ गठबंधन की हार भी हुई है निश्चित तौर पर। और अब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं गोपाल तिवारी, कांग्रेस के लीडर। और सर, जिस तरह से देखिए, हार तो हुई ही है। राहुल की कांग्रेस दिल्ली में 0 थी ही और फिर से एक बार 0 पर, लेकिन आप लोगों का जो वोट शेयर है वो 2% बढ़ा है। देखिए गरिमा जी, बीते समय में जो चुनाव हुए, चाहे वो गुजरात में हुए हो, चाहे गोवा में हुए हो, चाहे उत्तराखंड में, चाहे हरियाणा में हुए हो, आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, केजरीवाल बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारा वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है। और ये मैं सिर्फ राजनीतिक विरोधाभास के चलते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यही सच है। लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ जाकर के चुनाव लड़ा, भाजपा को जो है उन्होंने फायदा पहुँचाया। और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग राज्यों में फायदा पहुँचाती थी और जो दिल्ली के लिए आपदा बन चुकी थी, उसको हमेशा के लिए छुट्टी पर भेज दिया। रही बात अरविंद केजरीवाल ने ये मान लिया था गरिमा जी कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं जो चाहूंगा दिल्ली में वही होगा, जैसे चाहूंगा वैसे ही दिल्ली की सरकार चलेगी, मैं चाहूंगा उसी तरीके से दिल्ली की जनता हमको वोट करेगी और किसी पार्टी को वोट नहीं करेगी। ये उनका सबसे बड़ा भ्रम था। हमें याद है जब आखिरी चुनाव शीला दीक्षित का था, इसी तरीके से केजरीवाल ने पता नहीं कितने झूठ फैलाए थे, कितने तरीके के आरोप लगाए थे। और एक ऐसी महिला पे आरोप लगाए थे जो आधुनिक दिल्ली की शिल्पकार थी, वास्तुकार थी, जिसने मेट्रो से लेकर के तमाम फ्लाईओवर से लेकर के अनेकों तरीके के विकास मॉडल इस दिल्ली को दिए। ठीक है गोपाल जी, ये तो दिल्ली की बात हो गई और अब आज तो तय ही हो गया कि दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। आने वाले वक्त में अब बिहार में चुनाव है, तो क्या वही गलती दोहराई जाएगी या फिर गठबंधन बिहार में देखा जाए जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा था, इंडिया अलायंस बना था, देखा जाए लोग विधानसभा चुनाव में बिहार? गरिमा जी, हमारे गठबंधन में आज भी उतनी ही मजबूती है, कोई कमजोरी। जो व्यक्ति खुद स्वयं अपने आप ही जाना चाहता है बाहर, तो उसको जबरदस्ती हम पकड़ करके अपने पास नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात है, गठबंधन हुआ था आमूल चूल परिवर्तन को लेकर के, उसकी कुछ उसके नियम कानून थे, कुछ उसकी शर्तें थी। जब आप उनसे बाहर निकल करके बीजेपी की वी टीम बनकर के काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर इंडिया गठबंधन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिशियल तौर पर आपको इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़ना चाहिए। जनता आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अब बताएंगे सचिन जी कि अब केजरीवाल के लिए आगे की क्या कुछ तैयारी है? अब केजरीवाल कहां जाने वाले हैं, कहां रहेंगे? क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब तो वो जेल में जाएंगे और जो उनका जो केस है उसे सॉल्व करते हुए वो कोर्ट के चक्कर काटते हुए नजर आएंगे। अभी अभी आप भी जिक्र कर रहे थे सचिन जी। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अब दो बातें हैं, या तो वो किसी और राज्य की तरफ देखें कि मैं दूसरे राज्य में जाकर चुनाव लड़ूंगा, या ये बात है कि वो एक करेक्शन मोड में आ जाएं। अब करेक्शन मोड में अगर देखा जाए तो उनके पास एक ही जमीन है इस टाइम, पंजाब की। अगर आप पंजाब की सिचुएशन देखते हैं तो वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मान साहब की सरकार ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही है, वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी है। वहाँ पे आपने महिलाओं को वादा किया था 1000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दे रहे। 3 साल हो गए, अभी तक पेपर आपने 1 रुपया नहीं दिया किसी को। मेरे ख्याल से केजरीवाल जी की जो कोर पॉलिटिक्स का जो एजेंडा था कि मैं पर्पसफुल पॉलिटिक्स करूँगा। शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि गब्बर को सिर्फ कोई नहीं मार सकता, सिर्फ खुद गब्बर मार सकता है। तो केजरीवाल जी ने अपना अंत खुद ही किया है अपनी नीतियों के हिसाब से। अब मुझे लगता है कि उनको अपनी पूरी एक पैन इंडिया स्ट्रैटेजी पे एक बार रीलुक करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ बैठ के मंथन करना पड़ेगा कि अब उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अभी पंजाब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में नशा है, पंजाब में बिजली की प्रॉब्लम है, पंजाब में भी पानी की प्रॉब्लम है। अगर केजरीवाल जी अपना जो उनकी जो बेसिक नेचर है वो ये है कि यूज एंड थ्रो, वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, समय आता है तो उसको छोड़ देते हैं। कांग्रेस के साथ उन्होंने यही किया। अगर उनको अपने आप को पॉलिटिक्स में रखना है तो मेरे ख्याल से अगर मैं केजरीवाल जी की जगह होता तो मैं आज पंजाब के ऊपर फोकस करता। जो पंजाब के इश्यूज हैं, जो पंजाब की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली की, सड़क की, रोड की, जिसकी भी प्रॉब्लम है, मैं इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करता ताकि पंजाब से पूरे इंडिया में एक मैसेजिंग जाती कि आम आदमी पार्टी जो है, हालांकि दिल्ली में हार गई है, लेकिन वो पंजाब में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब का विकास किया है। एक प्रोग्रेसिव प्लान बनाना पड़ेगा उनको और उनका एजेंडा ये होना चाहिए कि नशा मुक्त पंजाब कैसे करें। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि पराली जो है, अभी तो हाँ ये बोलते थे कि पराली पंजाब में हो रही है, हरियाणा में हो रही है। मेरे ख्याल से उनको पंजाब को लेके पराली के जो प्रॉब्लम्स हैं
उसको कहीं ना कहीं फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान ने केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स देख ली है कि वो एक सिंपैथी वाली पॉलिटिक्स है और दूसरों को ब्लेम करने वाली पॉलिटिक्स है। अगर केजरीवाल जी की एक प्रोग्रेसिव प्लान वाली पॉलिटिक्स करते हैं और वो सिर्फ अपने एजेंडा पे फोकस करते हैं, अपने मॉडल्स पे फोकस करते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके और आम आदमी पार्टी के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। उनको इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, उनको कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, उनको नेगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना, उनको रिग्रेसिव पॉलिटिक्स में नहीं जाना, और उनको एक गुड अपोजिशन बन के रहना है। अब उनको अराजकता नहीं करनी है, क्योंकि भाजपा दिल्ली में आ गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हर गली हर नुक्कड़ पे धरने करें, ये नहीं है। उनको भाजपा के साथ सपोर्ट करके काम करना है। अगर उनका ये शिकायत थी कि हम गवर्नर साहब के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको एक एग्जाम्पल शो करना चाहिए कि किस तरह से एक इंक्लूसिव मॉडल में काम किया जाता है, और उस मॉडल के तहत एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। लोगों को शायद कहने का उनके मैसेजिंग भी समझ आएगी कि अगर इनको प्रॉब्लम हो रही थी तो शायद हो रही हो, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर वो इन सब चीज़ों को करेक्ट कर लें और एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल के चांसेस हैं। आप कह रहे हैं कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में जाना चाहिए आम आदमी पार्टी को, लेकिन देखिए अब आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो अब चिल्लाने लगे हैं पूर्ण राज्य की मांग को लेकर के, दिल्ली को लेकर के। अब इस तरह की बयानबाजी, हालांकि अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल आगे क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे। नीता जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी। आपके चिर परिचित मुस्कान साफ तौर पर ये जो बड़ी जीत है वो दर्ज करा रही है, और बड़ा भरोसा जिस तरह से था आप लोगों का जनता पर, वो भी हम साफ तौर पर देखते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जब चुनावी प्रचार प्रसार का दौर चल रहा था नीता जी, तो जो पोस्टर वॉर था जिसके जरिए आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, यानी कि बीजेपी का सीएम कौन होगा, तो अब जरा, क्योंकि भीतर खाने से तो खबर आपको होगी ही, तो जरा डिस्क्लोज भी अगर करना चाहे तो आप कर सकती हैं। कौन हो सकता है बीजेपी की तरफ से सीएम? प्रवेश वर्मा का नाम सभी लोग ले रहे हैं नीता जी। ठीक है, अपने हर कार्यकर्ता की उम्मीद होती है, ठीक है, जो ले रहे हैं लेने दीजिए। और कौन होगा ये तो 10 दिन के बाद पहले ही बोल दिया गया है, 10 दिन के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में और जो लीडरशिप है उसके एक सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट ये है कि तुरंत उन्होंने तुरंत कहा हमारा फर्स्ट काम ये होगा, हम इतने दिनों में आपको सीएम बता देंगे। मतलब कि हमारा काम पहले से लाइन अप है। हमें ये नहीं है कि अब जीतेंगे तो ये करेंगे, सोचेंगे, पहले एंजॉय करेंगे, नहीं, हम पहले काम करेंगे, उसके बाद हम लड्डू खाएंगे। तो ये काम हमारा पहले ही स्टेटमेंट सारे प्रेस में आ गया है कि 10 दिन के बाद सीएम होगा, पहला काम ये होगा, यमुना की सफाई। तो ये एक बहुत ही मतलब प्रोफेशनल वे में काम करने का तरीका है, और शायद ये दूसरी पार्टियां नहीं जानती हैं। और बहुत ही मतलब आश्चर्य हो रहा है मुझे देख के कि ये जो गठबंधन है हमारा विपक्ष का, कहाँ पे कुछ लोग जैसे ममता बनर्जी हुई, अखिलेश यादव हुए, इन लोग फेवर कर रहे हैं केजरीवाल को। और वहाँ पे देख रही हूँ मैं कि आज कल से स्टेटमेंट राहुल गांधी का शुरू हो गया है महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट को लेके। आपने फोकस नहीं किया दिल्ली पे। दिल्ली मतलब कितना ये मतलब कभी भी नीचे ऊपर कुछ भी करते रहने का एक जो जनता के सामने मैसेज जाता है, कितना निगेटिव जाता है कि अभी दिल्ली का रिजल्ट आने वाला है, दिल्ली का रिजल्ट कैसा आएगा इस पे आप फोकस नहीं कर रहे हो। आप महाराष्ट्र पे कूद के पहुंच गए। अभी जो सामने आपके थाली है उसमें क्या नहीं है और जो नहीं है वो क्यों नहीं है, इस पे आपने फोकस नहीं किया। आप ब्लेम गेम पे उस पे पहुंच गए जो बीत चुका है। तो ये सारी जनता देखती है कि यार ये लोगों के अंदर डेप्थ नहीं है, या ये कुछ उड़ी उड़ी सी बातें करते हैं। तो जनता धीरे धीरे, जनता बहुत स्मार्ट है, आपको हमको समझने में टाइम लगेगा। जनता बहुत स्मार्ट है, उसको यकीनी तौर पर। और जिस तरह से नया ट्रेंड सेट किया है अब दिल्ली की जनता ने, वो भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ अब इस पैनल में आशीष कुमार जो कि राजनीतिक विश्लेषक है मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आप सुन रहे थे नीता जी को, और जिस तरह से यमुना की सफाई की बात वो कह रही थी, और अगर हम बात कर ले पूर्वांचलियों की, पूर्वांचलियों ने बढ़ चढ़कर बड़ी जीत दर्ज कराई है, तो क्या अब आने वाले वक्त में माना जाए कि यही पूर्वांचली अगला जो छठ का पर्व आएगा वो इसी यमुना में खड़े होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए नजर आए? मान लें पहली चीज तो ये समझिए चाहे जैसा हो, ये जो पूर्वांचल और बिहार के लोग होते हैं, अगर कालिया नाग भी उसमें बैठा हो तो भी लोग छठ की पूजा उसमें ही करेंगे। लेकिन जहां तक यमुना की सफाई के दावे हैं वो कभी भी जो है पूरे नहीं किए जा सकते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। आप लोगों ने गंगा को देखा, गंगा बनारस में पिछले 7 सालों में ये नेशनल पॉल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट है कि और गंदी हुई है, वो साफ नहीं हुई है।
गंगा या यमुना का साफ होना किसी एक स्टेट पर निर्भर नहीं करता है। ये अंतरराज्यीय जल है जिसकी की पूरी जिम्मेदारी केवल और केवल केंद्र सरकार की होती है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज ये है कि जो ग्लेशियर्स हमारे जो हैं वो पिघल करके पीछे हट रहे हैं, उससे नदियों का फ्लो और कमजोर हो गया है। नदी का फ्लो जितना कमजोर होगा उसका पॉल्यूशन ढोने की क्षमता उतनी कम हो जाएगी। चूंकि आज माहौल चुनावी है तो मैं बहुत अधिक इसमें नहीं जाना चाहता हूं, पर यह सही बात है कि राजनीति का मैलापन यमुना पहले भी ढो रही थी, यमुना आगे भी ढोएगी। ना तो गंगा साफ हुई और ना ही यमुना ही साफ हो पाएगी। ये विजन ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में अभी कुछ समय पहले हरिद्वार में एक गंगा जी को लेकर के एक सन्यासी थे, वो काफी लंबे समय से जो उन लोगों ने भूख हड़ताल की और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने पर किसी ने एक शब्द तक उनके लिए नहीं कहा, वो लगातार गंगा की सफाई पर बात कर रहे थे। तो वो यमुना साफ हो जाएगी ये तो कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। हाँ ये है कि अब जो है समस्याओं को ढकने की कोशिश की जाएगी, उसको जो है पर्दे के पीछे ढकेलने की कोशिश की जाएगी। तो आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका जो है और सशक्त हो जाएगी। और मैं तो सभी सुधीजनों से यही कहूंगा तो देखने वाली बात होगी। आप सभी इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और अब आप ये तस्वीरें भी देखिए, जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। और इस चेहरे की मुस्कान देखिए, जो दिल्ली का वनवास खत्म करने के बाद साफ तौर पर खुशी जाहिर हो रही है। और ये भीतर मन में कितनी खुशी होगी ये तो खुद जेपी नड्डा अब से कुछ ही क्षणों बाद जब वो संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा वो तो नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अभिवादन करते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने पूरी तरह से एड़ी चोटी का दम लगा दिया था और दोनों ही हाथों से विक्ट्री साइन दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। उनके पीछे आप रमेश बिधूड़ी को भी देखेंगे। हालांकि रमेश बिधूड़ी को हार का सामना करना पड़ा। कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी ने जीत दर्ज कराई, लेकिन फिर भी जो बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज कराई है दिल्ली में और सत्ता पर इतने लंबे वक्त बाद काबिज हुई है, उसकी खुशी और इन सभी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो बड़ी जीत का दावा जिस तरह से बीजेपी पहले भी चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान कर रही थी, बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है, वो चुनावी रण में उतरा था। न सिर्फ केंद्रीय मंत्री बल्कि अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के एमएलए जो है, एमपीज जो है, वो भी पहुंचे थे और इस दिल्ली के चुनावी रण में पूरी तरह से भागीदारी देते हुए स्टार कैंपेनर के तौर पर नजर आ रहे थे। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और पल पल की अपडेट्स लगातार आप सभी तक साझा करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आप बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर हम से कुछ ही क्षणों पहले आपको दिखा रहे थे। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो साफ तौर पर दिखा रही है किस तरह से पूरी मजबूती के साथ जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो जमीन पर उतर आया था। और पूरा फोकस हम देख रहे थे कि बीजेपी ने हर मोर्चे पर हर वर्ग को साधा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो अलग अलग वर्ग, चाहे वो जाट बाहुल्य क्षेत्र हो, चाहे वो पूर्वांचली क्षेत्र हो, हर वर्ग पर, हर मोर्चे पर बीजेपी ने अपने तमाम जो स्टार कैंपेनर्स है उनकी भी तैनाती की थी। हर तरह से बीजेपी की जो पूरी तैयारी थी वो अब जमीन पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक बार फिर से मैं वही कहना चाहूंगी कि कर में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे कर रही सो तस फल चाखा। और अब आप ये सीधी तस्वीर देखिए बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और ये जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हाथ मिलाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए ये तमाम लीडर्स, अभिवादन करते हुए ये लीडर्स दोनों हाथ जोड़कर नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी, मनोज तिवारी को आप देख सकते हैं। इस दौरान सभी लीडर्स जो है, पूरा शीर्ष नेतृत्व का जमावड़ा बीजेपी मुख्यालय पर देखा जा सकता है और अमित शाह की मौजूदगी अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब भारत देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके पहले बीजेपी के तमाम दिग्गजों का जमावड़ा बीजेपी मुख्यालय पर और सभी इंतजार कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। कि फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं पार्टी ऑफिस की है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। तमाम लीडर्स का जमावड़ा, इसके साथ ही आपको सुनाई भी दे रही होगी आवाज जो लगातार जो जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता हैं, ढोल नगाड़ों की धुन नजर आ रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों हाथों से विक्ट्री साइन दिखाते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे थे और अब लगातार जो तमाम लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी बीजेपी मुख्यालय पर। बस अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब इस बड़ी जीत को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। बड़ी जीत 48 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय में बड़े जश्न की तैयारियां भी हम देख सकते हैं। फिलहाल जब से सुबह से जब रुझान सामने आने शुरू हुए थे तभी से कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग नजर आ रहा था। जी चला दो। अभी आपके सामने अगले कुछ ही मिनटों में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे। आगे अभी दोनों कुछ ही समय में यहां आपके पास पहुंचने वाले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही मिनटों में आपके मध्य पहुंचेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जश्न का माहौल है और साफ तौर पर नजर आ रहा है और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। तो ये आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय और बस अब से कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लोगों में जोश और उत्साह और उमंग साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। चलिए अब एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास चलेंगे और ऐसी खास चर्चा का रुख करेंगे। राकेश जी, अब आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से तमाम जीत और अब जश्न मनाने के लिए जो तमाम लीडर्स हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। जी सही बात है, ये बहुत बड़ी जीत है। अगर कोई भी किसी भी राज्य में आप देखें कि 25 वर्ष के बाद अगर कोई जीत इस तरह की हो तो ये सबसे बहुत पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा पल है। ठीक है, और इनको अधिकार है इसको सेलिब्रेट करने का, है ना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखेंगे कि भाजपा का एक ये है चरित्र, ये है कि अब आज अगर ये जीत गए तो अब ये अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देंगे आज से ही। आप देखेंगे कि अब बिहार की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, बाकी कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए, मेरा ये कहना है कि अब देखेंगे। और इसलिए ये सब सारे कलेक्टिवली इनका शीर्ष लीडर से इनके नीचे के कार्यकर्ता एक कहीं ना कहीं सिंक है इनका, और जिसके कारण कि ये जीतते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि लोकसभा के थोड़ा सा डिबैकल हुआ था, थोड़े पीछे रह गए थे, ऐसा लग रहा था कि नहीं पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन उसके ऐसा बदला सिनेरियो को। हरियाणा जीते, जम्मू कश्मीर जीते, तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय आपको इनके शीर्ष लीडरशिप को भी देना पड़ेगा कि वो निश्चित तौर पर जिस तरह से वो उन्होंने सारा कुछ किया है। जैसे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि भाई मुख्यमंत्री कहाँ हमें चेहरा देना है, कहाँ नहीं देना है। अब देखें एक से एक सरप्राइज देते रहते हैं। अब यहाँ भी बात चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप देखें कि ये जो दिल्ली की जो विधानसभा पार्टी की भाषा में बीजेपी का दूल्हा कौन होगा, लगातार प्रचार प्रसार। तो जो दिल्ली विधानसभा है, यहाँ से जो जीते, पहले भी शीला दीक्षित जीती रही है
और वही मुख्यमंत्री बनती थी, ठीक है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जीतते रहे, फिर वो मुख्यमंत्री बने। उसी तरह से कहीं ना कहीं परवेज वर्मा को इन्होंने एक बड़े अच्छे से स्ट्रेटेजिक ढंग से प्लेस किया, क्योंकि उसका देखिए उसका लाभ भी हुआ कि जाट वोट बहुत बड़ा है वहाँ, ठीक है। एक जाट चलाए वो, कहीं वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से एक ऐसा प्रोजेक्शन किया उन्होंने कि ये देखो हो सकता है कि अगर हम जीते तो ये बन सकता है। तो ये सारी रणनीति बड़ी सूक्ष्म रणनीति है जो समझना पड़ेगा, और जनता ने कहीं ना कहीं समझा है। इसके लिए ये बिल्कुल बधाई के पात्र हैं और जश्न मनाएं, और इनको उसका परिणाम भी मिला है। गोपाल जी, आगे कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है दिल्ली में, हम उनको साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और उम्मीद ये करते हैं कि बीते 10 सालों से दिल्ली की जनता जिस तरीके से विकास से अछूती रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर और अलग अलग तरीके की बातें करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम किया है, वो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। जिस तरीके से इन्होंने गंगा सफाई की बात की थी, हालांकि उसकी हकीकत क्या है वो देश के सामने है। दिल्ली में भी यमुना का उससे हाल बहुत बुरा है। मुझे उम्मीद है यमुना साफ हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली में भी यमुना की सफाई करेंगे, और तमाम ऐसे काम जो 10 साल में दिल्ली में नहीं हुए वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। अगर वो काम करने में कोई भी कोताही बरतेगी तो हमारा काम सड़क पर लड़ने का था। हम जनता के मुद्दे चुनाव के बीच दौरान भी उठा रहे थे, और चुनाव के यमुना रिवर फ्रंट भी तैयार होने वाला है। गोपाल जी, ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। और अब विश्वेंद्र जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि लोग कह रहे थे कि पीएम मोदी 3.0 में वो कमजोर हो गए, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में देखा, लेकिन अब जो ये तस्वीरें बदलती हुई हमने देखी और भी मजबूत। मैं भारत की सरकार के साथ साथ दिल्ली के लिए भी अपना समय दूंगा। तो लोगों ने कहा अगर मोदी जी दिल्ली की सरकार चलाने के लिए समय देना चाहते हैं, हमें उनको देना चाहिए। मोदी जी अगर समय देंगे दिल्ली तो दिल्ली बच सकती है। और मोदी जी की आवाज़ के ऊपर, मोदी जी की एक बात के ऊपर दिल्ली के लोगों ने ऐसा मैंडेट दिया है जो कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था। मैं मानता हूँ जैसे कुंभ का मेला 144 साल बाद आया ना, दिल्ली में भी कुंभ का मेला ही है जो 27 साल बाद आया। धन्यवाद। हैं कि दिल्ली में भी कुंभ मेले की तरह इतने लंबे वक्त बाद 12 साल में कुंभ का मेला आता है, और अब तो 26 साल इनके हो चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि काफी दिनों बाद ये जो हमारा सूखा था दूर हुआ है। और आपका सवाल था कि किस प्रकार से, सॉरी क्या सवाल था आपका? लो लाइन हो गए मोदी जी 3.1 में। नहीं, ऐसा नहीं है गरिमा जी, हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, सबको मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर मौका देते हैं देश में, तो बाकी प्रदेश में चाहे हिमाचल हो चाहे तेलंगाना हो, अलग अलग प्रदेश में अलग पार्टी को भी मौका देती है। जनता बहुत समझदार है देश की, तो जनता बधाई के पात्र है। अगर किसी एक को मौका देंगे तो उसमें घमंड आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी घमंड वाली बात कम करती है, क्योंकि आज देखना, आज जीते हैं और आज से चुनाव की अगली तैयारी होगी बिहार, और उसके अलावा फिर अगली तैयारी होगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ खुशी मनाई, मतलब खुशी भी मनाते हैं, लंबा जश्न नहीं मनाते। उसकी खुशी आज मनाई जाएगी, अच्छी प्रकार से मनाई जाएगी। देश के नेतृत्व करने वाले देश के प्रधानमंत्री अगर यहाँ पहुंचते हैं इनके बीच में, तो इन्हें खुशी होती कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को। ठीक है सचिन जी, अब आपका उसका लाभ मिलता है, जनता में जोश बढ़ता है। आज वो जोश बढ़ाने आएंगे और अगली तैयारी शुरू हो जाएगी। जी, तो बस आपसे कुछ ही क्षणों का इंतजार है विश्वेंद्र। ठीक है सचिन जी, अब आपका रुख करूंगी कि देखिए, हर बार कहा जाता था कि बीजेपी जब सत्ता में आएगी तो तमाम चीजें जो है वो उनके इम्प्लीमेंटेशन होंगे। तो अब हम क्या देखें दिल्ली में तमाम चीजें बदलती हुई? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं कायल हूँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव लड़ती है। अब रही बात मोदी 3.0, देखिए लोकसभा में जब थोड़ी सी परफॉर्मेंस खराब हुई तो लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मोदी जी बैसाखियों पे आ गए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शेर होता है जब वो छलांग मारता है तो वो 2 कदम पीछे जरूर करता है, क्योंकि जब तक 2 कदम पीछे नहीं करेगा वो छलांग नहीं मार सकता है। और आपने देखा होगा उसके बाद जो छलांग लगी है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, उन्होंने पूरे अपोजिशन का सुपड़ा साफ कर दिया। अब ये बात करते हैं कि जो आपका सवाल है कि क्या लगता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखिए, जो लोग कहते हैं कि कुंभ नहीं हो सकता, कितना अच्छा कुंभ मैनेज हुआ, 40 करोड़ लोग आए। मैं खुद कुंभ में गया हूँ, मैंने देखा है कि जो यमुना नदी है इतनी साफ नदी है कि आप उसके अंदर आर पार देख सकते हैं। मोदी जी के मैं आपको अपनी उंगलियों पे कम से कम 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बता सकता हूँ जिन्होंने अपने चुनावों में वादे किए और किए। आर्टिकल 370 देखिए, राम मंदिर देखिए, उसके बाद
जितनी भी जन कल्याण की उन्होंने वो कराई हैं, पॉलिसीज़ करा रखी हैं, वो सारी हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए उन्होंने आर्मी को कितना सशक्त किया है। जो मैक्सिमम बजट्स होते हैं वो आर्मी को एलोकेशन होते हैं। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन ही कर रही है। बजाय अगर इसको आप देखते हैं कांग्रेस से कंपैरिजन करते हैं या आम आदमी पार्टी से करते हैं तो सिर्फ जुमले मिले हैं लोगों को, सिर्फ झूठ, फरेब, धोखा ये मिला है। तो मुझे लगता है कि इस देश को, और आप देखिए जब कोविड का समय था, प्रधानमंत्री ने कहा कि आप दिए जलाइए, तो लोगों ने दिए जलाए। उन्होंने कहा थाली बजाइए, लोगों ने थाली बजाए। तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रधानमंत्री जी के साथ एक दिल का कनेक्शन है। लोग उनके विजन को समझते हैं, प्रधानमंत्री लोगों की एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं तो ये जो चीज़ है ये हो सकती है। निश्चित तौर पर सचिन जी, हमने ये भी देखा कि आम आदमी पार्टी दूल्हे का राग अलापती रही और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करा ली। उनका यही कहना था कि आपने अभी अपना दूल्हा भी तय नहीं किया। तो मैं दूल्हे पे भी कुछ कहना चाहूंगा। देखिए क्या होता है ना कि जो भाजपा है उसको बहुत मजा आता है इस चीज में कि सस्पेंस क्रिएट करो, लोगों को अटकलें लगाने दो, 2-4 नाम इधर से आएंगे, 2-4 नाम इधर से आएंगे, वो एंजॉय करते हैं। और मेरे ख्याल से उनका हक है, क्योंकि वो इलेक्शन जीतते हैं तो उनको कहीं ना कहीं पब्लिक को भी कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देना चाहिए। जब नाम सामने आता है तो यकीनी तौर पर वो भी उम्मीद से परे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का नाम सामने आया, छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, खुद उन नेताओं को भी ऐसे अनुमान नहीं होंगे यकीनी तौर पर। बिल्कुल, जिस तरह से नाम ऐसे लोगों को लेके आते हैं वो जो कि युवा हैं, जो वो अपनी फर्स्ट लाइन को बिल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखिएगा, हम लोग सब लोग प्रवेश वर्मा जी की बात कर रहे हैं और हो सकता है उनको अनाउंस किया जाए, पर आप सरप्राइज न होइएगा कि अगर अचानक से कोई नया नाम आ जाता है सीएम के लिए। निश्चित तौर पर सर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद और अब जनता भी समझने लगी है कि बीजेपी ऐसे नए नाम लेकर के यकीनी तौर पर सामने आएगी। और अब अनीता जी आपका रुख करना चाहूंगी कि अब बात जिस तरह से सड़कों की जा रही थी, बीजेपी खूब भुना रही थी इस मुद्दे को कि जगह जगह सड़कें हैं, गड्ढे लगाते हुए जाते हैं अपने दफ्तरों तक। तो अब मान लें कि बस अब से कुछ ही सालों बाद, कुछ ही वक्त बाद बीजेपी को वही समतल सड़कें मिलेंगी जिसकी उम्मीद लगातार जनता कर रही थी, जिस आधार पर जनता ने बीजेपी को ये सिर पर, बीजेपी के सिर पर ताज सजाया है। बिल्कुल मिलेगी आपको। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने संकल्प पत्र जो जारी किया है उसमें हमने ये भी कहा है कि जो आपके प्रोग्राम्स थे जनहित वाले वो भी हम कंटिन्यू करेंगे और अपना जो हमारा जनता के हित के लिए है वो भी करेंगे। सड़कों की बहुत ही बुरी दशा थी, देख के मतलब शर्म आता था कि ये राजधानी है। तो हम हमारी जो भी हमने कहा है वो, और 100% इसको आपको 2-3 महीने में, बहुत ज़्यादा शायद बोल रही होंगी, लेकिन 2-3 महीने में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। कितना बुरा हाल था कि बच्चों को उस पानी में रहते हुए करंट लगता था। हमारे भविष्य 2-2, 3-3 भविष्य हमारे ख़त्म हो गए पानी में पैर और करंट लगने से। ये सारे चीज़ें देखने के बाद बहुत बुरा लगता है कि हम राजधानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे धड़कन है पूरे देश की। तो जाहिर तौर से आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कैमरा ले जाके दिखाओगे कि पहले क्या था अब क्या है, और आपको ये बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा कि सुधार कितनी जल्दी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है आशीष, जब आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से ये बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज कराई है, नरेंद्र मोदी के चेहरे के आगे कोई टिक नहीं पा रहा। राष्ट्रीय राजनीति में केजरीवाल आ गए और अब लेकिन फिर भी बड़े बदलाव की तमाम उम्मीदें थी, लेकिन जनता ने फिर से ये बीजेपी का जो सूखा था उसे खत्म कर दिया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभी तो चुनाव के रिजल्ट आए हैं, खुश होने का मौका है, जिसको समीक्षा करनी चाहिए उसको समीक्षा करने का मौका है। पर ये कहना कि कई सारे मुद्दे, जैसे एक तो ये कहा गया कि यमुना के पानी में हम आर पार देख सकते हैं। यमुना का पानी का नेचर ऐसा है कि वो हल्का हरापन लिए रहता है, उसमें कभी भी आप आर पार देख ही नहीं सकते, इसीलिए उनका नाम कालिंदी भी पड़ा है। तो प्लीज मतलब जब आप कोई बात करिए तो थोड़ा सा जो है फैक्चुअल रहिए, यमुना का नेचर मत बदल दीजिए। इसी तरह से इस देश की राजनीति का भी नेचर नहीं बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, तो जम्मू कश्मीर में भी हम जानते हैं कि बीजेपी की हार हुई और जो घाटी का क्षेत्र रहा वहां से तो जो है ये कैंडिडेट भी खड़े करने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं। तो तमाम जगहों पर अगर राजनीति की एक रस्साकसी है, एक नई करवट राजनीति की है, एक नई विचारधारा जन्म ले रही है। आज बीजेपी जीती है तो उसकी जीत की भी समीक्षा होनी चाहिए, और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हारी है तो उसकी समीक्षा होनी चाहिए। इतना जल्दी हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। और तस्वीरों में जिस तरह से हम देख रहे हैं वीरेंद्र सचदेवा
डांस करते हुए, खुद मनोज तिवारी डांस करते हुए, बांसुरी स्वराज, तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय की जो तस्वीर है वो हर बार के अलग अलग राज्यों के चुनावों के मुकाबले इस बार के चुनावों में काफी अलग नजर आ रही है। सचिन जी, आपसे प्रतिक्रिया। आप इस दृश्य को किसी भी और पार्टी के साथ कंपैरिजन करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पार्टी के अंदर कल्चर क्या है। ये एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बोलते हैं, ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं है, ये पूरी पार्टी की जीत है और ये सब के सब इस जीत को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस को देखते हैं तो 2-4 नेता ही होते हैं जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। आम आदमी पार्टी को देखते हो तो एक आदमी सेंटर ऑफ फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग आपस में हर्ष और उल्लास में लगे हुए हैं, लड्डू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और यही दर्शाता है कि एक लीडर जो है वो कितना एक्सेप्टेबल लीडर है, उसकी एक्सेप्टेंस पार्टी में क्या है। चाहे एक यंग लीडर है या एक सीनियर लीडर है, बहुत सारे लीडर ऐसे भी है जो मोदी जी से एक्सपीरियंस में ज़्यादा भी है, एज में भी ज़्यादा है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेवल जो होता है वो सब चीजें आप इस दृश्य में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर सर। और विश्वेंद्र जी, अब आपका रुख करूंगी कि देखिए अब तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी मुख्यालय की भी तस्वीर लगातार दर्शक देख रहे थे, आप सभी देख रहे थे। जश्न का माहौल, नृत्य में, जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं चारों तरफ। ये खूबसूरत नजारा बीजेपी अगर दफ्तर की अगर हम बात करें, ढोल नगाड़ों की आवाज भी सुनाई दे रही है। जी गरिमा जी, विशेष बात है कि अभी खुशी मनाई जा रही है और इस खुशी में एक चीज देखो आप बड़े आराम से दिखाई देगी, जो कार्यकर्ता महिलाएं खड़ी है उनको भी उम्मीद है कल तुम्हारा भी अच्छी जगह नंबर आ सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे जगह विश्वास पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि जैसे केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, केवल राजस्थान में ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं, केवल गुजरात में ही नहीं, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, केवल हरियाणा में नहीं, हर जगह ऐसे सीएम लेके आए जो आम आदमी से निकले और वहाँ सीएम बैठा दिए उनको। वो सीएम ऐसे नाम आए जिसकी उम्मीद नहीं थी। ऐसी जो कार्यकर्ता है, महिला खड़ी है या बाकी कार्यकर्ता खड़े हैं, ये खुशी में है, जोश में है, इनको उम्मीद है आज नहीं तो कल हमारा नंबर आ जाएगा। अन्यथा दूसरी जो पार्टियां है, जैसे केजरीवाल की पार्टी में केजरीवाल की उम्मीद थी, बाकी अन्य पार्टी में ही माहौल है, तो यहाँ पारिवारिक पार्टी वो माहौल है, लेकिन यहाँ एक कार्यकर्ता को उम्मीद है तौर पर सर सभी किसी का भी नंबर आ सकता है। ये विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की, अच्छाई है भारतीय जनता पार्टी, और इसी कारण से युवा इसकी तरफ जुड़ता जा रहा है। अभी देखो ये छोटी बात नहीं कि मध्य प्रदेश में किनको लेके आए जहां उम्मीद नहीं थी उनको यादव जी को लेके आए, राजस्थान में किनको लेके जहां उम्मीद नहीं थी उनको लेके आए, फिर छत्तीसगढ़ में यही पोजीशन हुई, गुजरात से एक विधायक जी को उठाया, उनको वहां बैठा दिया, पुष्कर सिंह धामी एक विधायक थे, उनको सीएम बना दिया। निश्चित तौर पर सर युवाओं पर पूरा फोकस हम साफ तौर पर देख रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का, और युवा बड़ी भागीदारी अदा करते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, विकास के लिए। आप सभी के पास फिर से लौटूंगे, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।